हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। इसका जो ए पार्ट आता है वो आता है आपके पास कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज़ डेल्टा। और जो बी पार्ट आता है उसके अंदर हम प्रिज्म फार्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक है ये, और साथ में एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन का भी पता लगाते हैं, ठीक है। तो ये जो बी पार्ट वाला है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले इसका, कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये जो है पेपर में किसी भी तरीके से आ सकता है, ठीक है ना, या तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है, या फिर वो सिंपली आपसे कहेगा कि एंगल ऑफ डेविएशन कैलकुलेट करो, या फिर प्रिज्म फार्मूला बोलेगा ड्राइव करने को, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक। तो सबसे पहले हम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का डायग्राम बनाएंगे, उसी से सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। क्लियर? तो देखो ज़रा, ये हम एक प्रिज्म बना देंगे यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं, ये है ए, ये है बी और ये है सी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो प्रिज्म में से आपको पता ही है वाइट लाइट आ जाएगी और वो 7 कलर्स में क्या होगी, स्प्लिट होगी। तो हम यहाँ 7 कलर्स में नहीं बताएंगे, सिर्फ एक रे से हम बताएंगे पूरा का पूरा डेविएशन, ताकि फंडे क्लियर हो जाए, क्योंकि 7 के 7 को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक को समझ लिया तो सभी के लिए वही चीज़ है, ठीक है। तो देखो जैसे मान लो ये आपके पास ये यहाँ पर इंसिडेंट हुई रे, ठीक है, जिसको हम लाइट रे बोल रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर क्या बनेगा, इस सरफेस पे, ये जो ए बी वाला सरफेस है प्रिज्म का, यहाँ पर नॉर्मल बनेगा। और नॉर्मल कैसे बनेगा आपको पता है, कैसे बताया था मैंने अभी पहले भी आपको बताया है, ये इस तरीके से नॉर्मल डल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसको हम बोल देते हैं N1, नॉर्मल 1 है ये, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई भी है पिछले टॉपिक में कि किस तरीके से यहाँ रिफ्रैक्शन होगी। ये क्योंकि आपके पास रेयर है और ये क्या है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि प्रिज्म है ऑब्वियस बात है किसी मटेरियल का बना हुआ है, तो ये कैसा होगा, डेंसर एज़ कम्पेयर टू बाहर वाले के, ठीक है। देखो अब यहाँ से हमें पता है किस तरीके से जाएगी रे, ये स्ट्रेट ऐसे जाती, और हमें पता है बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल में ये इस तरीके से यहाँ आ जाएगी। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और अब इस पॉइंट पे भी क्या होगा, एक नॉर्मल बनेगा, वो नॉर्मल हम यहाँ बना देते हैं इस तरीके से, देख रहे होंगे आप, ठीक। और इसको आगे तक इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है, और यहाँ भी इस तरीके से। तो ये देखो ज़रा, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, अब जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो कैसे हो रही है, डेंसर टू रेयरर। डेंसर टू रेयरर में क्या होती है, बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब देखो स्ट्रेट ऐसे निकल जाती और नॉर्मल ये रहा, तो स्ट्रेट ऐसे है तो इससे भी इधर जाएगी, तभी बेंड कहेंगे हम, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इमर्ज आउट कर देंगे इसको। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ रहे हो? ठीक है। अब देखो ज़रा, ये वाला जो एंगल है यहाँ पर नॉर्मल के साथ ये वाला इंसिडेंट का, ये कितना बोले हम एंगल, इसको I1 बोल देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आएगा, इसको हम R1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, R1। ये R1 हो गया आपके पास, ठीक है। अब देखो ज़रा, यहाँ पर भी क्या होगा, इंसिडेंट होगा और एक रिफ्रैक्टेड एंगल होगा। अब आपके अकॉर्डिंग तो यहाँ इंसिडेंट बनना चाहिए, यहाँ रिफ्रैक्टेड बनना चाहिए। मैं उल्टा कर रहा हूँ, देखो क्या, यहाँ ये I2 बनाऊँगा क्योंकि ये रिफ्रैक्शन 2 हो रही है, और यहाँ पर R2 बनाऊँगा, ठीक है। देखो आपको तो दिमाग में आ रहा होगा यहाँ I2 हो जाए और यहाँ R2 हो जाए, ठीक है। लेकिन ये इस तरीके से क्यों किया गया है, ताकि अंदर जो एंगल्स बने वो रिफ्रैक्शन के एंगल बन जाए और बाहर वाले जो एंगल है वो इंसिडेंट के रहें। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में आपको पता ही, अगर ये बाहर से इस तरीके से जा रही होती तो ये इंसिडेंट ये होती और ये रिफ्रैक्टेड होती। क्या इतनी बात क्लियर है? तो इंसिडेंट एंगल ये बनता और रिफ्रैक्टेड एंगल ये वाला बनता, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ इस तरीके से लिखी गई है। समझ रहे हो, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है। ये वाला हो गया आपके पास नॉर्मल N2, और ये वाली हम जो रही है इसको बोल देते हैं ये K है, और ये वाला पॉइंट जो हो गया आपके पास L, और ये वाला पॉइंट जो हो गया M, और ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, इसको हम Q मान लेते हैं क्योंकि ये N इधर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये Q हो गया आपके पास। क्या इतनी बात क्लियर है? बताओ समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। अब देखो ज़रा, डेविएशन एंगल का पता करते हैं। इसमें डेविएशन एंगल मैंने आपको बताया था, ये है मेन रे और ये निकली है जो बाहर वाली है, ठीक है। अब इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन ना होना कि प्रिज्म में तो 7 कलर्स में स्प्लिट होता है, यहाँ हमने 1 का ही लिया क्योंकि हम यहाँ 1 को ही देख के चल रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ डेविएशन है क्योंकि 7 के लिए तो अलग अलग डेविएशन हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। लेकिन एक का पता चल गया तो बात तो वही है या नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपके पास अगर स्ट्रेट जाती रहे, ये इस तरीके से जाती, और ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए, जब यहाँ रिफ्रैक्शन करी हमने तो ये नॉर्मल था, ये स्ट्रेट जा रही थी, तो स्ट्रेट और नॉर्मल के बीच में ये बनाई है हमने, और यही तो हो गया बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और अगर ये वाली देखें ज़रा हम यहाँ पर, ये वाली स्ट्रेट पीछे कैसे जाएगी, देखो इस तरीके से ये जाएगी, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा एंगल हो गया, डेविएशन एंगल, दैट इज़ डेल्टा। और इस पॉइंट को आप क्या मान लो, ये जो कट कर रहे हैं यहाँ पर, ये P पॉइंट हो गया आपके पास। कितनी बात क्लियर है? और ये जो नॉर्मल कट कर रहे थे इसको आप O पॉइंट मान लो। बताओ जी, इतना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। डायग्राम समझ में आया कि किस तरीके से बनाया है?
डायग्राम समझ में आना चाहिए मेन, तो फिर तो आगे डेरिवेशन है कुछ भी नहीं है, सिंपल। ये समझ में आया डायग्राम बना कैसे है, किस तरीके से बनाया है ये हमने, कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। अब देखो, अब बिल्कुल सिंपल है। देखो अब हम ड्राइव करते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। देखो सबसे पहले ये वाला जो है ट्रायंगल कंसीडर करो, ये PLM वाला। PLM में देखो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल PLM। देखो PLM में ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल बताना ज़रा कितना होगा। देखो ध्यान से, ये I1 है, तो ये पूरा, ये वाली लाइन और ये वाली नीचे वाली लाइन, ये पूरा एंगल भी क्या होगा, I1 होगा। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना ये एंगल है उतना ही ये वाला एंगल होगा वर्टिकल अपोजिट। तो वर्टिकल अपोजिट में ये वाला I1 होगा अगर पूरा, और ये वाला क्या है R1 है, तो ऊपर वाला कितना बचा बताओ ज़रा, I1 माइनस में R1। आ रहा है समझ में? सिमिलरली यहाँ आओ, देखो ज़रा, ये एंगल इधर I2 है, तो ये वाली जो लाइन इधर स्ट्रेट जा रही है M वाली और ये वाली O वाली, ठीक है, ये पूरा एंगल कितना होगा, I2 होगा वर्टिकल अपोजिट के अकॉर्डिंग। तो अगर ये I2 है तो ये वाला एंगल कितना बन जाएगा, देखो I2 माइनस में ये वाला R2। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है कहानी? I2 माइनस में R2 बन जाएगा ये एंगल। क्लियर है कहानी? ठीक है। अब देखो ज़रा, इन ट्रायंगल PLM की हम बात कर रहे हैं। देखो इसमें हम प्रॉपर्टी कौन सी लगाएंगे, आपको पता है, अगर ये देखो यहाँ पर मैंने ये जो बनाया है ट्रायंगल, यहाँ पर बना के दिखाता हूँ, ये वाला बना है इस तरीके से, ठीक, P है और ये क्या है L और ये वाला M। ये वाला एंगल है I1 माइनस में R1 और ये वाला है I2 माइनस में R2 और ये है बाहर डेल्टा। तो देखो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ट्रायंगल की आपको पता है क्या होती है, कि सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू किसके होता है बताओ, एक्सटीरियर एंगल के। ये चीज़ पता है कि नहीं? अंदर के दो एंगल का सम किसके इक्वल होगा ट्रायंगल में, बाहर उसके एक्सटीरियर एंगल के। या फिर ऐसे कह सकते हो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, ट्रायंगल के अंदर वाले दो एंगल्स के। क्लियर है इतनी बात? ये चीज़ें पता होंगी आपको, ठीक है। तो देखो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल क्या है, डेल्टा, ये किसके इक्वल होगा, अंदर वाले दो एंगल्स के सम का। तो अंदर वाले दो एंगल कौन से हैं, देखो एक तो हो गया ये I1 माइनस में R1, एक एंगल तो ये है, प्लस में दूसरा कौन सा एंगल है हमारे पास, I2 माइनस में R2, पूरा का पूरा ये। क्लियर है? अब देखो ज़रा इसमें इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। देखो I1 और I2 एक तरफ कर लेते हैं। देखो I1 प्लस में ये I2 हो गया और ये R1 R2 एक तरफ कर दिया, माइनस का R1 माइनस का R2 ऐसे लिख दिया, ठीक है। और थोड़ा इसको करेंगे, देखो I1 प्लस में I2, यहाँ से माइनस कॉमन लो तो R1 और ये माइनस R2 किसका बन जाएगा, प्लस का R2 बन जाएगा। क्लियर है इतनी बात बताओ? और ये आ गया आपके पास डेल्टा। इसको मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? इन ट्रायंगल PLM में बात हो रही थी, ठीक है। अब ले लो आप इसमें ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल OLM ट्रायंगल देखो ज़रा, ये वाला आपके पास OLM। तो अगर मैं इसको यहाँ बनाऊँ तो देखो ज़रा इस तरीके से बना हुआ है ये, इस तरीके से, ये वाला O है पॉइंट, ये वाला L, ये वाला M। तो ये वाला एंगल है आपके पास R1, ये वाला है R2 और ये वाला हो गया एंगल O। तो देखो OLM में आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से कि तीनों एंगल का सम ट्रायंगल में कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वही लगाएंगे हम कि एंगल O प्लस में एंगल R1 प्लस में एंगल R2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। क्लियर हो रही है कहानी? ठीक है। अब जो क्वाड्रिलेटरल है ये वाला, इसको नाम दे दो OLAM, ये वाला बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और ये एंगल A है, इसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में आओ, यहाँ लिखते हैं हम इन क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ रहा है या नहीं बताओ? क्वाड्रिलेटरल OLAM। इसमें देखो क्वाड्रिलेटरल, देखो अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये किस तरीके से बन रहा है, आप देखना ध्यान से। ये वाला इस तरीके से और ये दो नीचे इस तरीके से रह जा रही हैं, ठीक है। ये O पॉइंट है, ये वाला L है, ये वाला A है, ये वाला M है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल है और ये एंगल है और एक ये एंगल है। अब L और M जो एंगल है यहाँ 90 डिग्री के हैं। देखो कैसे हैं, देखो ये लाइन थी, ठीक है, OLA। तो OL वाली लाइन और LA वाली लाइन कंसीडर हो रही है, ठीक है, OL और LA। देखो ये वाली जो LA वाली लाइन है, इस पर ये नॉर्मली तो आया था, नॉर्मल क्या होता है 90 डिग्री। तो ये OL जो है आपके पास ये नॉर्मल है और ये AL के ऊपर नॉर्मल है। तो ऑब्वियस बात है इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री है। सेम यहाँ भी ये नॉर्मली जा रही है, ये वाली लाइन देख लो, OM वाली लाइन ये नॉर्मल है किस पे, इस AC पे, जिसको हमने ये AM बोल रहे हैं यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये वाला देखो OMA, ये वाला हो गया ना क्वाड्रिलेटरल जो है हमारे पास OLAM, ये है।
तो OLAM, तो ऑब्वियसली बात है ये वाली लाइन है और एक ये AM वाली लाइन है। तो इसमें भी कितना एंगल है 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मली तो पड़ा हुआ है इस लाइन पे, तो ये भी 90 डिग्री है। ये चीज़ समझनी है मेन, ठीक है ना। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ तो ये L वाला I1 माइनस R1 लिया है, तो लाइनें भी तो देखो ना, ये PLM वाली है और यहाँ कौन सी लाइन है ये वाली OLAM, OL, फिर कौन सी जा रही है ये आपके पास OLA। समझ रहे हो बात या नहीं, क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में देनी है ये चीज़ें, ठीक। और क्वाड्रिलेटरल में आपको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी वाली बात, कि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम कितना होता है, अगर मिलाएं हम 360 होता है, ठीक है ना। इंटीरियर एंगल में जो सम होता है आपके पास क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होता है 360। जैसे ट्रायंगल में 180 होता है, क्वाड्रिलेटरल में कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। तो ये वाले जो एंगल्स हैं इनको लिख लेते हैं हम। देखो एक तो ये हो गया एंगल O, यहाँ से देख लो ये वाला एंगल O प्लस में एंगल A प्लस में एंगल L प्लस में एंगल M इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360 डिग्री। यही बात आ रही है यहाँ से समझ में या नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक लाइन इस तरीके से लगा देता हूँ, क्योंकि ये फिर पूरा ही आएगी डेरिवेशन इस पेज पे, ठीक। तो एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल L प्लस एंगल M इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल O हमें नहीं पता अभी, एंगल A प्लस में एंगल L इज़ 90, एंगल M इज़ ऑल्सो 90, ये भी मैंने आपको बताया। तो देखो एंगल O प्लस में एंगल A प्लस में ये 180 हो जाएगा एंड इक्वल टू ये 360 हो जाएगा। तो एंगल O प्लस में एंगल A कितना आ जाएगा यहाँ से 360 माइनस में 180, तो ये आ गया आपके पास 180 डिग्री। एंगल O प्लस में एंगल A कितना आ जाएगा 180 डिग्री। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ। और इस इक्वेशन को आप थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लो यहाँ पर, बताओ आ रहा है समझ में। बिल्कुल सिंपल कहानी चल रही है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ज़रा फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड देख लो, दोनों कंपेयर करो। इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है 180 डिग्री 180 डिग्री। अगर राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी या नहीं होगी। तो देखो ज़रा यहाँ से थर्ड का ये एंगल O प्लस में एंगल A लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड का, और सेकंड का ये लिख लेते हैं एंगल O प्लस में एंगल R1 प्लस में एंगल R2। क्लियर। अब यहाँ आपको पता है ये एंगल O इस एंगल O से कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल A जो है ये किसके इक्वल आ गया आपके पास यहाँ पर एंगल R1 प्लस में एंगल R2। और मैं सिंपल इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो A इज़ इक्वल टू में R1 प्लस में R2। क्या इतनी बात क्लियर है। इसको आप फोर्थ इक्वेशन कंसीडर करो। अब क्या करना है आपको, ये जो फोर्थ इक्वेशन है ये फर्स्ट में पुट करो। देखो फर्स्ट में R1 प्लस R2 आ रहा था और R1 प्लस R2 यहाँ किसके इक्वल है A के, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं ऐसे पुट इक्वेशन फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास डेल्टा I1 प्लस में I2 माइनस है R1 प्लस R2 और इसकी जगह हम A लिख देंगे डायरेक्ट। बताओ समझ में आया या नहीं, ठीक है। तो ये आपके पास निकल गया एंगल ऑफ डेविएशन। क्या इतनी बात क्लियर है। एक तो ये फॉर्मूला आ गया आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन का, ठीक है। अब एक और फॉर्मूला हम निकाल लेंगे जो कि होगा थिन प्रिज्म्स के लिए, ठीक है। ये तो हो गया नॉर्मल डेविएशन एंगल, क्लियर, जिसमें I1 एंगल I2 पता हो और एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा आपके पास। ये देख लो यहाँ I1 पता हो I2 पता हो और एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो, तो एंगल ऑफ डेविएशन आपका निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर है। एक तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको भी आपको लर्न करना है, न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगा, ठीक है। दूसरा हम कर देते हैं यहाँ पर फॉर थिन प्रिज्म्स। इसके बाद हम यहाँ आए हैं, ठीक है, फॉर थिन प्रिज्म। फॉर थिन प्रिज्म की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आप यहाँ लगाओ स्नेल्स लॉ। देखो नाउ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो जो म्यू होता है वो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है साइन आई ओवर में साइन आर, यही होता है। लेकिन यहाँ पर थिन प्रिज्म्स हैं, ठीक है, तो यहाँ हम लिखते हैं फॉर थिन प्रिज्म। थिन प्रिज्म है उसकी वजह से ये जो एंगल्स हैं बड़े स्मॉल हैं, ठीक है ना। थिन प्रिज्म है अगर, तो ये जो आई वगैरह बनेंगे यहाँ पर आपके पास आई और आर जो रिफ्लेक्टेड एंगल बनेंगे, ये क्या होंगे बहुत ही स्मॉल होंगे, समझ रहे हो। अभी ये आई और आर की बात करें, यहाँ I1 R1 I2 R2 है वो भी आएगा, ठीक है। तो थिन प्रिज्म की बात हो रही है तो आपको समझ जाना है कि ये जो एंगल्स होंगे इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वाले ये भी बहुत छोटे होंगे, ये बात याद रखना। और आपको बता रखा है जब स्मॉल एंगल्स हों तो जो साइन आई है ये किसके इक्वल हो जाता है आई के, और जो साइन आर है ये किसके इक्वल हो जाता है आर के। याद है जब हमने रिफ्रैक्शंस की थी स्फेरिकल सरफेसेस के लिए, ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ें आई थी। वहाँ मैंने आपको बताया था कि अगर स्मॉल एंगल्स हों तो साइन आई जो है वाई के इक्वल हो जाएगा, साइन आर आर के इक्वल हो जाएगा। अगर नहीं याद है तो यहाँ थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको कि लिमिट में थीटा अप्रोचेस टू अगर 0 हो तो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। तो साइन थीटा इक्वल टू में थीटा हो गया, तो जैसे साइन आई इक्वल टू में आई हो गया, समझ रहे हो ना। थीटा पे 0 मतलब स्मॉल एंगल्स हैं,
तो ये वाला फॉर्मूला बनता है, ठीक है। तो हमारा साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, थीटा इंटू 1 होगा तो थीटा, तो ऐसे ही साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई के, और साइन आर इक्वल टू में आर के इक्वल हो जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। तो फिर देखो अब यहाँ पर म्यू की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहाँ से साइन आई की जगह हम आई रखेंगे और आर, साइन आर की जगह सिंपली आर रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें, देखो आई की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी आपके पास, म्यू इंटू में आर, यही बनेगी। और अगर I1 है तो म्यू इंटू में R1, और अगर I2 है तो म्यू इंटू में R2। क्या इतनी बात क्लियर है। और म्यू तो फिक्स है क्योंकि यहाँ पर, ठीक है ना, तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ I1 R1, ठीक है, और I2 R2, इसलिए I की जगह I1, R की जगह R1, और फिर I2 एंड R2। क्लियर है, म्यू तो सेम ही रहेगा। क्लियर है इतनी बात, क्योंकि यहाँ पर हम एक ही रे का लेके चल रहे हैं, कहीं सोचो कि नहीं आपने तो बताया था प्रिज्म में तो चेंज होता रहता है, अलग अलग के लिए होता है ना, या तो हम एक का ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो म्यू क्या है हमारा फिक्स है। क्लियर है इतनी बात, बताओ, कोई परेशानी इसके अंदर, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो I1 और I2 की वैल्यू आई है इनको पुट कर दो आप इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन को अगर मैं फिफ्थ मान लूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ ये चीज़, पुट वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 लिख देते हैं हम यहाँ पर, वैल्यू ऑफ I1 एंड I2 इन इक्वेशन फिफ्थ। क्लियर, तो फिफ्थ ये है आपके पास। तो डेल्टा कितना आ जाएगा, देखो I1 की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू R1, और I2 की जगह म्यू R2, और ये आ जाएगा आपके पास माइनस का ए इस इक्वेशन में। क्लियर है इतनी बात, बताओ आ रहा है समझ में। यहाँ से क्या करो, अब आप कॉमन ले लो म्यू, म्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा R1 और यहाँ पर R2, ये माइनस ए एज इट इज़, ठीक है। अब देखो R1 प्लस R2 जो है इसकी वैल्यू कितनी थी, ए थी। अगर फोर्थ इक्वेशन से देखो आप, R1 प्लस R2 को ए लिखा मैंने, तो यहाँ पर ए लिख देता हूँ, म्यू R1 प्लस R2 को ए, और माइनस का ए यहाँ पर है ही है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो आप, ए कॉमन ले लो, ए कॉमन लोगे तो देखो क्या बचेगा ए, और इधर क्या आया आपके पास म्यू, और यहाँ से तो ए कॉमन चला गया तो माइनस का 1। तो जो डेल्टा है फॉर द थिन प्रिज्म वो कितना आ गया आपके पास, ए म्यू माइनस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहना चाहिए। क्लियर है, ठीक है। तो दोनों ही आपको यूज़ होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में, ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर है। और जैसे मैंने आपको बताया था जब कॉज ऑफ डिस्पर्शन कर रहे थे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डायरेक्टली होता है किसके, डेल्टा के, या फिर डेल्टा मैंने बोला था डेविएशन एंगल किसके डायरेक्टली होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। तो वो इस रिलेशन से ही हमें पता चला था, ठीक है ना। तो डेविएशन जो एंगल होता है वो किसके डायरेक्टली होता है आपके पास, म्यू के, समझ रहे हो, इसी रिलेशन से हमने वहाँ पर वो लिखा था। क्लियर है, बताओ समझ में आया या नहीं। एंगल ऑफ डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ समझ में आई या नहीं। बहुत ही सिंपल नहीं है डेरिवेशन, बताओ, और बड़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, पेपर में बहुत बार पूछी गई है। क्लियर। अब इसका जो सेकंड पार्ट आता है, बी पार्ट जो है, उसमें हम प्रिज्म फार्मूला भी ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। क्लियर है, लेकिन बहुत ही सिंपल है सब कुछ, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो इसको ध्यान से अच्छे से करना। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।